हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इंटर कन्वर्जन तो हम पहले से ही जानते हैं, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैसेस में कन्वर्ट होना, इसे ही कहते हैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना। दिस इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन। अब इंटर कन्वर्जन के साथ साथ हम आज समझेंगे, आज की इस वीडियो में स्पेशली समझेंगे क्या होता है मेल्टिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि अगर हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर मतलब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर कोई इंप्योरिटी ऐड करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंटर कन्वर्जन से। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर जानते हैं, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और लिक्विड को हीट करेंगे गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ा है। और अगर ये उल्टा कर दें, जैसे अगर हम गैसेस को कूल कर दें तो गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्या करना पड़ेगा, कूल करना होगा, तो गैसेस कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। और अगर इसे और कूल कर दें तो गैसेस फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कूल कर दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस से सॉलिड में। ठीक है, ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस। कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे जहां पर सॉलिड आपका गैस में कन्वर्ट होगा, कुछ ऐसा होगा जिसमें आपका गैस ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, तो जब एनर्जी देनी पड़े तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो ये प्रोसेस कैसे हैं, एंडोथर्मिक है। ठीक है, ये प्रोसेस कैसे हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जाने पर कूलिंग करनी पड़ रही है, इनसे हीट निकालनी पड़ रही है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, सिंपल है। ठीक है, तो ये जनरली इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है। अब जो हमें मेन चीज पढ़नी है उसको एक बार देख लेते हैं, इसको हटा दूं। देखो, इंटर कन्वर्जन में हमें देखना है, अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, हमें पता भी होना चाहिए हम किस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो सपोज ये हमारे पास तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनका ही आपस में इंटर कन्वर्जन देखना है, किसका, कभी सॉलिड से लिक्विड, कभी लिक्विड से गैस, कभी गैस से सॉलिड। ठीक है, देखो तो क्या होगा, अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मेल्टिंग। इसे हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। ठीक है, या इसे हम फ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें मेल्टिंग ही स्पेशली पढ़ना है। ठीक है, और अगर हम लिक्विड से गैस, या इसका उल्टा देख लेते हैं, अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना मतलब फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग, समझ में आई बात। अब देखो यहां से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना तो इसे हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन, इसे हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, या इसे आप बॉइलिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है, समझ में आ गया। अब सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। अब अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, जैसे CO2 होती है, CO2 एक ऐसी गैस है जो गैस से लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करती, उसी तरह गैस में सॉलिड में कन्वर्ट होती है, ड्राई आइस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कुछ बुक्स में इसमें सब्लिमेशन ही बोलते हैं, ये भी सब्लिमेशन, ये भी सब्लिमेशन, बट कुछ बुक्स में इसे डिपोजिशन भी बोलते हैं, तो हम यहाँ पे वर्ड लिख लेते हैं डिपोजिशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग, जस्ट अगर आप रिवर्स जाओगे, ठीक है, उल्टा जाओगे तो फ्रीजिंग, इसे वेपोराइजेशन, उल्टा कंडेंसेशन, और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन, और अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ठीक है, बना लीजिए इसे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ये चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को लिक्विड में। ये कौन से फैक्टर्स है जो ये काम कर सकते हैं, सो फैक्टर्स affecting the state of matter। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, तो देखो बहुत ही सिंपल है, या तो आप टेम्परेचर दोगे, या ऐसे लिख सकते हो, फैक्टर्स दैट कैन चेंज। ठीक है, फैक्टर्स दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, वो फैक्टर जो
स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर चेंज कर सकता है, ठीक है। आप हीट ही तो कर रहे थे, उनको हीट कर रहे थे तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। और इसके अलावा कूल कर रहे थे तो कूल में भी तो क्या करते हो आप, टेम्परेचर कम करते हो। तो वही चीज है टेम्परेचर। इसके अलावा प्रेशर, ठीक है, प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो टेम्परेचर होता है। उसके बाद प्रेशर, और कभी कभी कुछ जगहों पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही काम करते हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ, ठीक है, समझ में आ गया। तो जनरली ये फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर पे। देखो, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब यहां से हम लोग का मेन टॉपिक शुरू होता है, ठीक है। अब देखो, अब तक तो इंट्रोडक्शन था, अब यहां से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मेल्टिंग, ठीक है। सबको ही पढ़ना है, हमें तो हमें मेल्टिंग, सब्लिमेशन, बॉइलिंग, वेपराइजेशन सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल्टिंग के ऊपर। मेल्टिंग, या इसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग आप 6th 7th 8th से पढ़ते आ रहे होगे कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड मेल्टिंग, ठीक है। क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। सबको आता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नई चीजें हैं वो हमें सीखनी है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे लिख भी लेते, पहले डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोसेस in which solid state of matter converts into liquid state, ठीक है, बाय हीटिंग। हीट करने पर ही तो होगा, by heating. So the process in which solid state of matter converts into liquid state by heating is called what? Is called melting. ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये काम कैसे होता है, कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है। तो देखते हैं कॉज क्या है इसका। देखो, इसके लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप कोई इमेजिन कर लो, सपोज ये सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड में आपको पता है कि छोटे छोटे एटम होंगे इसमें, ठीक है, के पार्टिकल से बना होगा, स्मॉल पार्टिकल से। और अगर हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी आपने ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको मैंने बताया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन बहुत ही स्मॉल होता है। वो केवल अपनी पोजीशन पर ही क्या करते हैं, अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो जब इनको हम हीट करेंगे, ठीक है, जब आप क्या करोगे, इसको आप हीट करोगे, तो इसको हीट करने पर क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल में की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और इसके मॉलिक्यूल का जो मोशन होगा वो ज्यादा फास्ट होगा, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे। तो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो इनके बीच का सेपरेशन भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात। क्या करेंगे, अगर हीट करोगे तो इनके मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आएगी और ये इस एनर्जी की वजह से ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे, उनका मोशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल और पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो बढ़ जाएगी। और लगातार हीट देते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही कम हो जाएगा और ये स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब इनके मॉलिक्यूल का सेपरेशन बढ़ गया, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, जिसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो इसको अपने वर्ड्स में, इट इज वेरी सिंपल। तो अब हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर ये प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, उसे ही बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस, सॉलिड, या ऐसे लिखते हैं सॉलिड मेल्ट्स एंड changes into liquid state, ठीक है। उस पॉइंट को या उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे आइस, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम, तो सोडियम का कितना होता है, इसका होता है 97 डिग्री सेल्सियस।
तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये तो इंपॉर्टेंट बातें थी, मेल्टिंग पॉइंट सबको आता होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, कि इम्प्योरिटी अगर किसी भी सॉलिड में ऐड हो जाती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज हो जाता है, और अगर उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है, ऑन मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे लिख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखो जब भी हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए डिफाइन होता है, हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। तो मैं आपको साइड में बता देता हूं कि सॉलिड जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया था। सॉलिड दो टाइप का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन, ठीक है, और एक होता है एमार्फस या नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन ये पढ़ा था, ठीक है, इसे हम एमार्फस भी बोलते हैं, एमार्फस फॉर्म ऑफ सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो हम जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, ये डिफाइन किसके लिए होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के लिए होता है। ठीक है, समझ में आई। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए NaCl, ठीक है, इसके एग्जांपल तो अच्छे क्या होंगे, इसका एग्जांपल हो सकता है ग्लास, वुड, ठीक है, रबर, प्लास्टिक। ठीक है, ये कैसे होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, इनका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे कि NaCl, दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, जैसे सपोज इट इज एक यूनिट है, ठीक है, यहाँ पर Na होगा, यहाँ Cl होगा, यहाँ Na होगा, यहाँ Cl होगा, यहाँ Na होगा, Cl होगा, NaCl होगा। ठीक है, इस तरीके से इनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। समझ में आ रही होगी बात। जैसे यहाँ पर Na हो गया, Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस, यहाँ पर Cl माइनस, ठीक है, यहाँ पर फिर से Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, इस तरीके से इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो अगर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी का मतलब समझ रहे हैं, इम्प्योरिटी का मतलब कोई दूसरा सब्सटेंस आ जाए, ठीक है, कोई दूसरा सॉल्ट आ जाए, कोई दूसरा सब्सटेंस आ जाए, ठीक है, कोई दूसरा मटेरियल इसमें आ जाए। तो जब अब इनका देखो, जब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, फिक्स होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। और जनरली इनमें बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। अब देखो क्या होगा, जब इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस आ जाएगा, ठीक है, तो इनके बीच में वो आएगा, इनके बीच में ऑक्यूपाई करेगा वो, तो वो इनके बीच के फोर्स को वीक करेगा। आई बात समझ में। तो पहले तो इनके बीच बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, बिल्कुल अच्छे से बंधे हुए थे, लेकिन जब कोई दूसरा सब्सटेंस इसमें आ गया तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पहले लग रहा था, अब उतना नहीं लग रहा है। तो मतलब इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो वीक हो गई है, और बॉन्डिंग वीक है, पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों था, क्योंकि इनके बीच की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन अब अगर इसे दूसरा सब्सटेंस बीच में आ गया, इनकी बॉन्डिंग वीक हो गई है, तो अब जो होगा वो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन एडिंग, समझ में आ गया रीजन, ऑन एडिंग इम्प्योरिटी, ऑन एडिंग इम्प्योरिटी। और कौन से सॉलिड की बात हो रही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमार्फस के लिए तो डिफाइन ही नहीं है, एमार्फस के लिए तो कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनका होता ही नहीं है। ठीक है, जो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। ठीक है, तो ऑन एडिंग इम्प्योरिटी द मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड, ठीक है, जनरल ये ट्रेंड है बेटा, ठीक है, जनरल, ठीक है, ऑन ऑन एडिंग इम्प्योरिटी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड जनरली व्हाट, डिक्रीजेस। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है ऑन एडिंग इम्प्योरिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा रीजन। अब देखते हैं नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, देखो अब तो सोचने में ऐसा लग रहा होगा कि प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी। देखो इसको पहले एक जनरल ट्रेंड समझते हैं। ठीक है, इसका एक जनरल ट्रेंड समझते हैं। जनरल ट्रेंड क्या होता है,
जनरल टेंट क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कोई कंटेनर लिया, सपोज ये हमारा एक कंटेनर, इसमें मैंने पूरा सॉलिड भरा हुआ है, ऐसे ये सॉलिड है, ये कुछ सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड, ठीक है, सपोज ये कोई सॉलिड है, हमने लिया हुआ है, इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, ठीक है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, मैंने मान लो ये कंटेनर है जिसका वॉल्यूम मैंने फिक्स कर लिया हुआ है, और ये इसमें मैंने सॉलिड भरा हुआ है, इसका कोई वॉल्यूम है, मैंने मार्क कर लिया ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं इसको हीट करूंगा, ठीक है, ये हीट का सिंबल होता है, जो डेल्टा होता है इसे डेल्टा बोलते हैं, और ये हमेशा हीट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो, तो जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, अभी मैंने बताया कि जब जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में जो मोशन होता है वो बहुत ही कम होता है, वो केवल अपने अपने मेन पोजीशन पर ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, यही तो होता है, बोलो। तो जैसे ये हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, तो इनका जो मोशन होगा बहुत ही कम होगा, ये अपने मेन पोजीशन पर ही क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो जब ये हीट होंगे तो इनके मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ेगा, इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे में टकराएंगे, इनकी सेपरेशन बढ़ेगी, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। तो इसकी वजह से जब ये हीट होगा, जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, अभी सॉलिड स्टेट में है, अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इसका मान लेते हैं वॉल्यूम पहले यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर इस मैंने मार्क कर लिया यहाँ पर। अब क्या होगा, जब ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, इनके मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन बढ़ जाएगी, तो अब इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, पहले से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, जनरल ट्रेंड है ये, जनरली क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है ऑन हीटिंग, ठीक है, जब आप हीट करते हो तो वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। समझ में आ गई बात। तो अगर आप प्रेशर लगाओगे ऊपर से, प्रेशर हमेशा उसके अपोजिट काम करेगा, तो जब आप इस पर प्रेशर लगाओगे, तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया, इसका वॉल्यूम देखो थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है, जब यहाँ से प्रेशर लगाएंगे, हम प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, ये इसके मतलब जो होना चाहता है, अब जो जनरल ट्रेंड तो यही है कि अपना वॉल्यूम बढ़ाना चाहता है, और आप इसका वॉल्यूम इसका कम करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप इस सिस्टम के काम को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो अब इस सिस्टम के काम को होने के लिए इसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। खुद से सोचो, समझो बात को, अगर मान लो आप प्रेशर लगाओगे तो आप इसको अपोज कर रहे हो एक तरीके से, समझो बात, ये खुद से ये अपने आप तो ये क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली क्या हो रहा है, ये तो अपने आप को वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो इसके वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर इसको मेल्ट होना है तो इसको अपना वॉल्यूम बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी उसको अब ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसका मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता कि प्रेशर का कैसे इफेक्ट पड़ता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये सॉलिड के केस में जनरल ट्रेंड होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल भी है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये जनरल ट्रेंड हमें पता है कि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले या लिक्विड में कन्वर्ट होते होते उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर लगाओगे, तो इसका वॉल्यूम आप कम करने की कोशिश करोगे, तो इसको तो वॉल्यूम बढ़ाना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब इसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ऊपर से भी फोर्स लग रहा है। समझ में आ रही बात। तो अब देखो, जनरल ट्रेंड तो ये होता है, समझ में आ गया, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कि वाटर, ठीक है, कुछ ऐसे भी सॉलिड है जैसे कि वाटर, या इसको हम ऐसे बोल देते हैं, आइस बोल देते हैं, वाटर से बेस्ट है, इसको हम आइस बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुछ ऐसे भी सॉलिड हैं जैसे कि आइस। अब ये क्या होगा, देखो मान लो इसमें मैंने सॉलिड भरी हुई, ये मान लो आइस है, आइस क्यूब है पूरी, ये पूरी आइस क्यूब है, तो आइस के जो पार्टिकल्स होंगे वो भी ऐसे होंगे, इसमें भी वाइब्रेशन हो रहा होगा बिल्कुल जैसे सॉलिड पार्टिकल्स में होता है। लेकिन आइस के साथ एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि जब हम इसको 0 डिग्री से इसका टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है, जनरली सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, इसका वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन जब आप आइस को हीट करोगे तो इसका वॉल्यूम पहले डिक्रीज करेगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आई बात। तो अब जब इस पर प्रेशर लगाओगे तो ये तो पहले से ही डिक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, और आप इसको और फेवर कर रहे हो कि और डिक्रीज हो जाओ, ठीक है, मतलब आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, यहां पर आप इसको अपोज कर रहे थे इसलिए इसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अब आप तो इसको खुद से उसको सपोर्ट कर रहे हो, इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हो, तो जब प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हो तो इसको इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एनर्जी इसको आप खुद से दे रहे हो प्रेशर लगा के।
समझ में आ रही बात? तो ऐसे सॉलिड जिनका वॉल्यूम कम हो जाता है उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और ऐसे सॉलिड जिनका वॉल्यूम बढ़ता है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है ऑन अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। आखिर मेल्टिंग पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है? देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले तो ये पता चलता है कि द स्ट्रेंथ कितनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से कितनी टाइटली पैक्ड है, हमें उसके मेल्टिंग पॉइंट से पता चल जाता है। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो बॉन्डिंग है, ठीक है, या उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ही ज्यादा है। समझ में आ रही होगी बात? ठीक है, अब देखो सेकेंड पॉइंट है, हम ये देख सकते हैं कि वेदर, हाँ, प्योरिटी, टू चेक द प्योरिटी, ठीक है, टू चेक द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू चेक द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अब इसका क्या मतलब है? अब जैसे मान लो कोई सॉलिड है, मैंने एग्जांपल लिया सोडियम का, ठीक है, सोडियम का, तो Na, ठीक है, तो Na ले लेते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कितना होगा? 97 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होगा? ये इसका फिक्स होगा। अगर ये 97 से पहले मेल्ट हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब हम देखते हैं बॉइलिंग। ठीक है, तो मेल्टिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बॉइलिंग। ठीक है, तो बॉइलिंग को हम वेपोराइजेशन भी बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे और समझने वाली है कि कब एक वर्ड हमने और सुना है, इवेपोरेशन। ठीक है, तो क्या इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन, क्या ये दोनों सेम वर्ड है? क्या ये दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम है? नो, वेपोराइजेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। आप किसी भी लिक्विड को रख दो, थोड़ी देर बाद देखोगे वो कम हो जाएगा या गायब हो जाएगा, तो कहाँ जाता है? वो इवेपोरेट कर जाता है। लेकिन वेपोराइजेशन ये एक ऐसा प्रोसेस जो फिक्स पॉइंट पर होता है, फिक्स टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, तो डोंट बी गेट कंफ्यूज कि इवेपोरेशन वेपोराइजेशन ही होता है। ठीक है, बिल्कुल अलग होते हैं। इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेपोराइजेशन इवेपोरेशन नहीं होता, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं तो बॉइलिंग होता क्या है। तो पता है कि लिक्विड का, इतना तो सबको पता होगा कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना या वेपर में कन्वर्ट होना, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होना, इट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। अब देखते हैं द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू, ऐसे लिख लेते हैं, लिक्विड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू, ठीक है, लिक्विड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू गैस स्टेट। ठीक है, गैस या वेपर स्टेट, ऐसे लिख लेते हैं, वेपर स्टेट। ठीक है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू गैसेस स्टेट, ठीक है, ऑन हीटिंग, ठीक है, ऑन हीटिंग। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात? यही तो हमारा बॉइलिंग होता है। अब हमें ये देखना है कि मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बॉइलिंग का क्या रीजन होता है, वेपराइजेशन का रीजन क्या होता है। ठीक है, अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉज ऑफ बॉइलिंग, ठीक है, कॉज ऑफ बॉइलिंग, कभी एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि कॉज, बॉइलिंग का कॉज क्या है, रीजन क्या है, ये बताओ मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो जैसे मान लो लिक्विड की बात करते हैं, तो हमने कोई लिक्विड ले लिया, एज्यूम कर लिया कि हमारा कोई लिक्विड है। ठीक है, तो लिक्विड में आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं और वो फ्री होते हैं पूरे इस लिक्विड में मूव करने के लिए। मतलब यहाँ का लिक्विड यहाँ पे मूव कर सकता है, यहाँ पे मूव कर सकता है, बस लिक्विड में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बाहर चला जाएगा। ठीक है, वो अलग कंडीशन होती है। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे में मोशन कर सकते हैं, मतलब इनका मोशन जो होता है गैसेस से कम होता है लेकिन सॉलिड से ज्यादा होता है। ठीक है, ये पढ़ा है आपने। अब देखो, तो लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है ऑलरेडी, तभी तो मूव कर पाते हैं, तभी फ्लो कर पाते हैं। ठीक है, तो जब इन्हें हम हीट करते हैं, जब इन्हें हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, दिस इज अ सिंबल ऑफ अगेन हीट। ठीक है,
फिर से बता रहा हूँ, ये अगेन ये हीट का सिंबल है, और ये कौन सी स्टेट है आपकी, लिक्विड स्टेट है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो जब इसको आप हीट करोगे तो इनके मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो बढ़ेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से इधर उधर घूमे। आपने देखा भी पानी जब खौलता है, बॉयल करता है, तो कितनी तेजी से वायलेंटली मूव करते हैं उसके पार्टिकल्स। तो वैसे ही यहाँ का जो पार्टिकल होगा, सपोज मैं यहाँ से इसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको हीट कर रहा हूँ, तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल होगा वो एनर्जी लेके ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ का मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे ऊपर जाएंगे, और किसके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी, ठीक है, उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी कि वो इस मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको छोड़ के वो वेपराइज हो जाए। ठीक है, और जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी वो क्या होगा, वो लिक्विड, वो जो मॉलिक्यूल होगा वो वापस आएगा और एनर्जी गेन करेगा, वापस आएगा। अगर मिलती तो ठीक, नहीं तो फिर वापस से वापस अंदर। ठीक है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा और इसे हम बोलते हैं वेपराइज होना। ठीक है, तो ऑन हीटिंग ये प्रोसेस जो होता है वेपराइजेशन, ये इसके लिए हीटिंग मस्ट है। ठीक है, तो जब हीट करते हैं तो क्या होता है, इसकी जो लिक्विड का मोशन है वो बहुत बढ़ जाता है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनका जो लिक्विड स्टेट है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब क्या हो जाएगा, इनके मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वेपर या गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज, एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि क्या गैस और वेपर में कोई डिफरेंस होता है। अगर मैंने बोला गैस और एक जगह बोल रहा हूँ वेपर, क्या ये दोनों सेम होता है। कुछ स्टेट में सेम भी होता है, जैसे मैं बोलूँ कि वाटर गैस या वाटर वेपर। वेपर ज़्यादा कहना ठीक होगा, क्योंकि जो हमारी नेचुरल स्टेट होती है, ठीक, अगर वो नेचुरल स्टेट, देखो समझो बात को, अगर किसी भी सब्सटेंस की नेचुरल स्टेट अगर गैस में है, मतलब वो पहले से ही गैस के फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, हीलियम, ठीक है, जैसे कोई और भी गैस है, मान लो हाइड्रोजन है, ये सारी गैसेस हैं, तो ये इनकी नेचुरल स्टेट है, पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली इसी फॉर्म में। ठीक है, आपने इनको गैस में कन्वर्ट नहीं किया है। लेकिन जो वाटर है वो हमारे नेचुरली हमारे जो सराउंडिंग में कैसे एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, इवन सॉलिड भी नहीं करता, लिक्विड में ही करता है। तो जो लिक्विड, जो नेचुरली तो लिक्विड है, लेकिन आपने उसको जबरदस्ती हीट करके वेपर में, गैस में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे लिख लेते हैं, आपने इसको हीट करके गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इस गैस को हम क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे। कभी हम ऑक्सीजन वेपर नहीं बोलते, हाँ, हम सोडियम वेपर बोलते हैं। ठीक है, मरकरी वेपर बोलते हैं, क्योंकि मरकरी की जो नेचुरल स्टेट होती है वो लिक्विड होती है, आप उसको वेपराइज करते हो तो उसे लिक्विड वेपर बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड मरकरी गैस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट तो आसान था, बॉइलिंग पॉइंट पे आपको बहुत सारी चीजें समझनी है। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट, अब एक सिंपल डेफिनेशन तो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, बच्चों वाली डेफिनेशन, कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल होने लगता है। ठीक है, तो पहले वही लिख लेते हैं, द टेम्परेचर at which liquid starts boiling, liquid starts boiling at 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure। ठीक है, at 1 atmospheric pressure। अच्छा, जब हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया था तो वहां पर मैं भूल गया था 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो आप उसको मेंशन कर लेना। ठीक है, जहां पर मेल्टिंग पॉइंट मैंने बताया है उसके आगे आप मेल्टिंग के आगे एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किसी भी चीज का डिसाइड होता है, जैसे मैंने बोला कि अगर सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 97 डिग्री सेल्सियस है तो ये कब डिफाइन होगा, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसको आप मेंशन कर लेना 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। देखो, तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जिस टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, जो हमारे जो सी लेवल का जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पर जाते हो, जैसे आप हाइट पर जाते हो, ठीक है, तो ये प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अब देखो, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये तो सिंपल डेफिनेशन है। इसके अलावा अब देखो ये डेफिनेशन कब वैलिड है और कैसे अच्छे से बोल सकते हैं इसको, देखो, तो हम लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, जो एग्जैक्टली सही मायनों में डेफिनेशन है वो जो मैं नेक्स्ट लिखने जा रहा हूं वो है द टेम्परेचर एट विच
ठीक है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure, ठीक है। अब पहले इसको समझते हैं कि क्या मतलब है। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जरा एक मिनट के लिए समझो। मान लो मेरे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई लिक्विड है, ठीक है। आप इसको जब हीट करोगे, आप इसको हीट करोगे नीचे से, तो ये क्या होगा, ये एक वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपराइज होगा, बोलो, यहां से वेपर कन्वर्ट होगा। तो वेपर भी तो एक, देखो ऊपर से, ऊपर कौन है, ऊपर गैसेस है, ऊपर कौन है, इसके गैसेस होंगी। तो गैसेस का प्रेशर होता है, हम गैसेस के प्रेशर को ही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो गैसेस इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा रही होंगी ऐसे, बोलो, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो गैसेस इसके लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रही हैं, और जब ये वेपर बन रही है, ये वेपर बन रही है, तो वेपर इन गैसेस के ऊपर प्रेशर लगा रही है। समझ में आ रही बात, गैसेस इस सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रही है, और जो ये लिक्विड है जब ये बॉयल होगा, जब ये वेपराइज करेगा, तो इसकी जो वेपर बनेगी, ये वेपर इन एटमॉस्फेयर पर या इनकी गैसेस पर एक प्रेशर लगाएंगी। तो जिस टेम्परेचर पर ये दोनों प्रेशर आपस में इक्वल हो जाते हैं, उसी पॉइंट को, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस यही बात थी, तो ये मोर एप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा, ठीक है, वैसे वैसे हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी चेंज होगा। ठीक है, एल्टीट्यूड पर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी वहां पर कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो एक और डेफिनेशन है जिसको डिफाइन करने का बहुत अच्छा तरीका है। अभी मैंने इवेपोरेशन बताया आपको कि इवेपोरेशन में क्या होता है कि वो एक स्लो प्रोसेस है और वेपराइजेशन एक फास्ट प्रोसेस है। तो जब हम लोग वेपराइजेशन इवेपोरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको वहां समझ में आएंगी। पर अभी समझ लो, इवेपोरेशन का मतलब कोई लिक्विड रखा है, वो धीरे धीरे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है अपने आप एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, वो अलग बात है कि आप इसको हीट करोगे तो जल्दी होगा, वो अलग मैटर है। तो उस टाइम पर जो वेपर बनेंगी वो इतनी ज्यादा नहीं बनेंगी जितनी इस टाइम पर बनेंगी, बॉइलिंग के टाइम पर बनेंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसी टर्म में कि द टेम्परेचर एट विच, देखो समझो, द टेम्परेचर एट विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स मैक्सिमम, द टेम्परेचर एट विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स मैक्सिमम। तो जैसे मान लो कोई लिक्विड है, जैसे मान लो कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई लिक्विड है, अगर किसी भी टेम्परेचर पे इसको हम बॉयल नहीं कर रहे, हीट नहीं कर रहे, तो ये धीरे धीरे हल्का हल्का इवेपोरेट होगा, कभी कभी इवेपोरेट होगा, बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स के इवेपोरेट होंगे। तो इसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, ठीक है, कितना इवेपोरेट कर रहा है पर यूनिट टाइम में, तो उसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बॉइलिंग के टाइम से तो कम होगा। तो जिस टाइम पर रेट ऑफ इवेपोरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, समझ जाइए उसी टाइम पर इसकी बॉइलिंग हो रही है। ठीक है, तो इसको भी समझने का बहुत आसान तरीका है। तो सबसे अगर आपके पास डेफिनेशन आती है लिखने की, तो मैं आपको यही प्रीफर करूंगा कि आप ये वाली डेफिनेशन लिखें, दिस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। ठीक है, ये भी सही है, सही तो तीनों ही है, लेकिन ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर या इफेक्ट ऑफ, पहले इम्प्योरिटी देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात जब हम कर रहे हैं, तो मान लो कोई लिक्विड है मेरे पास, मान लो कोई लिक्विड है, ठीक है, मान लो कोई लिक्विड है। अब यहाँ पे दो टाइप की इम्प्योरिटी हो सकती है, या तो इम्प्योरिटी, अब यहाँ पे देखो इम्प्योरिटी को भी हम दो टाइप में बोल सकते हैं, या तो वो होगी वोलेटाइल, या तो होगी वोलेटाइल, या वो होगी नॉन वोलेटाइल, या वो होगी नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो बेटर इसको कुछ एग्जांपल समझते हैं। सपोज यहाँ पे हमने वाटर लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने वाटर लिया है, तो आपको सबको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ उसका मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें डिफाइन है। ठीक है,
सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। मतलब अभी मैं इस वाटर को अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉयल करूंगा तो ये 100 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं इंप्योरिटी देखो कौन कौन सी ऐड कर सकता हूँ। तो पहले तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब समझ लेते हैं। वोलेटाइल का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो वोलेटाइल हो जाए, मतलब जो वेपर स्टेट में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है, जैसे पेट्रोल, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल पेट्रोल ये सब क्या होते हैं। तो अल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मिक्स हो जाएगा, पेट्रोल मिक्स नहीं होगा। नॉन वोलेटाइल में क्या हो सकता है, नॉन वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट ना करे, ठीक है, जो मतलब वेपर स्टेट में ना बने, जल्दी ना बने या कम बने, बहुत ही कम बने, जैसे कि आप कोई भी लिख दो, जैसे कि सॉल्ट, ठीक है, NaCl ले सकते हो, आप शुगर ले सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये सब एग्जांपल है। तो NaCl इवेपोरेट नहीं होता, लेकिन अगर आप अल्कोहल रख दोगे, वाटर रख दोगे, इवेपोरेट हो जाएगा। तो वाटर भी वोलेटाइल होता है, लेकिन जो अल्कोहल है वो वाटर से भी ज्यादा वोलेटाइल है। जैसे 100 डिग्री से होता है, तो अल्कोहल का ऑलमोस्ट 50 डिग्री, अलग अलग अल्कोहल का अलग अलग होता है। तो 50 डिग्री टू, या हम ऐसे लिख लेते हैं 50 डिग्री टू, मतलब बहुत ही कम होता है, 75 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक एथिल अल्कोहल, जिसका जो एथिल अल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 78, तो मतलब 78 के तक वो पूरी तरीके से इवेपोरेट कर जाता है। तो वोलेटाइल का मतलब जो जल्दी से इवेपोरेट कर जाए, और नॉन वोलेटाइल का मतलब जो इवेपोरेट ना करे या बहुत ही कम करे, बहुत ही कम, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर हम अब दो कंडीशन बनेगी, हम यहाँ पे फर्स्ट केस बनाते हैं जब हमने वोलेटाइल इम्प्योरिटी मिलाई, ठीक है, वोलेटाइल, ठीक है, ऑन एडिंग वोलेटाइल इम्प्योरिटी, वोलेटाइल इम्प्योरिटी, वोलेटाइल इम्प्योरिटी। तो इसका अगर वोलेटिलिटी, इसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी अगर वाटर से ज्यादा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ठीक है, एग्जांपल हमने क्या लिया हुआ है, अल्कोहल। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास लिक्विड है, तो पहले तो इसके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल थे, ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल थे सर, ठीक है, पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल थे। अब इसके, क्योंकि अल्कोहल इसमें मिक्स हो जाएगा, पूरी तरीके से मिक्सबल लिक्विड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखो, यहाँ पर जो नया लिक्विड तैयार होगा उसमें वाटर भी होगा, अल्कोहल भी होगा, वाटर भी होगा, अल्कोहल भी होगा, तो WA ऐसे होगा, वाटर अल्कोहल ऐसे होगा पूरा। इसमें सिर्फ क्या था, वाटर, W, ठीक है, W मतलब वाटर, यहाँ पर वाटर अल्कोहल। तो यहाँ से अल्कोहल जो है, ठीक है, वाटर से भी पहले इवेपोरेट कर जाएगा, वाटर तो करेगा ही, इसके मुकाबले धीरे धीरे करेगा। तो अल्टीमेटली जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री से क्या हो जाएगा, 100 डिग्री से कम हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गई बात। उल्टा लिख दिया, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका वो 100 डिग्री से कम हो जाएगा, समझ में आ गई बात, 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने वोलेटाइल इंप्योरिटी मिलाई है, जो वोलेटाइल मतलब वेपर स्टेट में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और अगर आपने नॉन वोलेटाइल मिलाई है, तो सेकंड केस हम लिख लेते हैं, ठीक है, आप इसको ठीक से बना लेना, ठीक से नोट बना लेना, ठीक है, ऑन एडिंग वोलेटाइल इंप्योरिटी, ठीक है, सच एज अल्कोहल, सो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा वोलेटाइल है, जल्दी इवेपोरेट करेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अब सेकंड केस क्या बन सकता है, जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी मिलाया, नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी, तो नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी में जैसे कि हमने सॉल्ट मिला दिया, ठीक है, तो ऑन एडिंग सॉल्ट, फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, सॉल्ट, NaCl एक सॉल्ट होता है, ठीक है, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। अब अगर इसमें आप मिलाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, मान लो ये आपका कंटेनर है जिसमें मैं लिक्विड लिया हुआ है, तो इसमें वाटर भी होगा, इसमें सोडियम भी होगा, ठीक है, इसमें क्लोराइड आयन भी होगा, ठीक है, इसमें वाटर, मतलब एक तरीके से ये NaCl भी इसमें पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। और NaCl तो वेपराइज होता नहीं है, जब आप इसको हीट करोगे NaCl वेपराइज नहीं होगा, कौन वेपराइज होगा, केवल और केवल वाटर। आप अगर चेक करना चाहो तो आप वाटर में आप सॉल्ट मिलाओ और उसको हीट करो, तो आप देखोगे पूरा वाटर इवेपोरेट कर जाएगा और सॉल्ट उसको आपको उसी में जमा रह जाएगा। तो मतलब NaCl तो इवेपोरेट करेगा नहीं, तो कौन करेगा, केवल वाटर करेगा। अब वाटर इतनी आसानी से इवेपोरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके बीच में, जैसे मान लो यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे Cl है, ठीक है, Na+Cl-, इस तरीके से इसके भी आयंस होंगे, तो ये वाटर को मूव करने के लिए स्पेस कम मिलेगा। अब इसको ज्यादा मेहनत करनी होगी वोलेटाइल वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इन केस ऑफ वाटर,
ठीक है, वाटर इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये सारे लिक्विड के लिए वैलिड है। तो डिपेंड करता है कि उसकी वोलेटिलिटी, जिसको आप ऐड कर रहे हो, उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है या कम है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल है तो इंक्रीज कर जाएगा, और वोलेटाइल है तो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, अभी हमने एक डेफिनेशन लिखी थी कि जो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है वही बॉइलिंग होती है। ठीक है, तो जरा देखो, अगर प्रेशर आप इंक्रीज करोगे, मान लो अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर होगा तो उसको ज्यादा मेहनत करनी होगी, मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। मतलब इस कंडीशन पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। और अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा, अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसका देखो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप माउंटेन्स पर जाते हो, जैसे आप कभी हिल स्टेशन पर जाते हो, तो वहां पर जो आपका वाटर है वो 100 डिग्री पर नहीं बॉयल करेगा, वो उससे पहले ही बॉयल करने लगेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने कोई वाटर लिया हुआ है, मान लो हमने वाटर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, वाटर बेस्ट एग्जाम्पल होता है लिक्विड्स के लिए। तो यहाँ पे मान लो पहले वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर रहा था, लेकिन अगर इसका वेपर प्रेशर, सॉरी इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही कम हो गया, तो अब वेपर प्रेशर की वैल्यू इतनी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले ही बॉयल कर जाएगा। तो पहाड़ों पर खाना बनाना इसीलिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वहां पर जो वाटर होता है वो जल्दी बॉयल कर जाता है, तो जिसको जो आप जो भी चीजें डालते हो पकने के लिए वो ठीक से पक नहीं पाता है। इसी वजह से वहां पे हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं। अब देखो प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, प्रेशर कुकर, तो इसके नाम में ही पता चल रहा है प्रेशर कुकर। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करना। ठीक है, ये कुकर क्या करता है? प्रेशर अप्लाई करता है। अब देखो होगा क्या, मान लो हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं एक बार। जैसे मान लो ये हमने कोई कुकर का एग्जांपल लिया है। ठीक, ऐसा कुछ है कुकर। ठीक, ऐसा है। ठीक, ऐसा कुछ कुकर का एग्जांपल है। ठीक है, और ये इसका हैंडल है। ये इसका हैंडल है। तो एक एग्जांपल समझो, मान लो इसमें मुझे दाल पकानी है। ठीक है, इसमें मान लो दाल पक रही है, तो अब क्या होगा? तो इसमें वाटर भी होगा। ठीक है, वाटर भी होगा, इसमें वाटर भी होगा। अब देखो क्या होगा, तो ये कहीं पर भी हो सकता है, ये पहाड़ों पर भी हो सकता है, नॉर्मल पे भी हो सकता है। अब देखो क्या होगा, तो इससे जो वेपर बनेगी, वेपर बनेगी। ठीक है, अब ये बाहर तो जा नहीं पाएंगी, वैसे तो जाती ही जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है तब। तो नॉर्मली क्या होगा, पहले ये वेपराइज होगा, वेपराइज होगा। ठीक है, अब ये वेपर ऊपर की वॉल से टकराएगा। ठीक है, अब ये ऊपर स्केप तो कर नहीं पा रहा है। ठीक है, मतलब इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मिल नहीं रहा है कि उसके इक्वल हो जाए और बॉयल करने लगे। मतलब ये इतनी जल्दी बॉयल नहीं करने वाला, क्योंकि ऊपर का जो जो वॉल है, ठीक है, तो यहाँ की जो वेपर जाएंगी और इसकी वेपर जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो ये वेपर वापस से इस लिक्विड पर प्रेशर लगाएंगी, और ये प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। समझ में आई बात? मतलब यहाँ पे जो वेपर बनी, वेपर ऊपर बनी, तो वेपर उसकी जो वॉल होगी वो उसके लिक्विड पर प्रेशर लगाएगी वापस से, और तब इसका वेपर प्रेशर, अब यहाँ का जो वेपर प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और इस टाइम पर जो ये लिक्विड है वो बॉयल नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो भी खाना है वो बहुत अच्छे से पक जाता है। समझ में आई बात? और जल्दी पक जाता है। समझ में आ गया? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट से हम कैसे रिलेट करते हैं प्रेशर को, आपको समझ में आ गया होगा। तो जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर को उस टाइम ज्यादा काम करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, और वो कब होगा? जब आप टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। और अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एटमॉस्फेयर प्रेशर को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से जल्दी ही उसके इक्वल आ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे वहां मेल्टिंग पॉइंट में समझा था, यहां पर भी होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा सिग्निफिकेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में? तो पहले तो लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स या बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा सेकेंड पार्ट, इसके अलावा क्या हो सकता है?
हम देख सकते हैं प्योरिटी, ठीक है, प्योरिटी, ठीक है, टू चेक द प्योरिटी लिख लेते ना, ठीक है, टू चेक द प्योरिटी, टू चेक द प्योरिटी, टू चेक द प्योरिटी ऑफ लिक्विड। अगर वो लिक्विड प्योर है, अगर वाटर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, फिर से बोलता हूँ, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो वाटर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल नहीं हो रहा है, ठीक है, कम या ज़्यादा हो रहा है, तो आप समझ जाना इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है, ठीक है। वो डिपेंड करता है ना कि वोलेटाइल वाली है कि नॉन वोलेटाइल है, इसलिए ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। तो थर्ड डे हो सकता है टू चेक द नेचर, टू चेक द नेचर ऑफ लिक्विड, टू चेक द नेचर ऑफ लिक्विड। अब इसका क्या मतलब है? नेचर का मतलब होता है वो कैसा नेचर का है, वो वोलेटाइल नेचर का है या वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है, लेस वोलेटाइल है या ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। तो जनरली ये 3 पॉइंट थे जो सिग्निफिकेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज लेटेंट हीट, ठीक है, वहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।